नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की किसान आंदोलन कवरेज। इस किसान आंदोलन की एक बुनियादी तासीर है जो बाकी आंदोलनों से अलग है। यहाँ का अनुशासन और जो लंबा चलता संघर्ष है और लगातार बार-बार हर एक प्रदर्शन करने वाला हर एक आंदोलनकारी यही बात रिपीट कर रहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। इसके अलावा जो लंगर है उसके लिए चर्चा में आया और शायद ऐसा क्लेम किया जा रहा है, कहा जा रहा है अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ये चल रहा है संख्या वाइज, रिसोर्स के वाइज। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्धोके। आप रिसर्च सिख हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं और वैसे बाय क्वालिफिकेशन आप डॉक्टर हैं। तो आपसे बात करेंगे। एक लंबा समय है आपका, 24 साल का सर रिसर्च का एक्सपीरियंस है। मेरा आपसे सवाल सबसे पहला यही होगा कि आप इस पूरे प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे ये जायज़ बात है कि भाई सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं वो पंजाब के किसान और पंजाब की जत्थेबंदियाँ आई हैं। तो आप इस प्रोटेस्ट को सिख जो कल्चर है कैसे गुथा हुआ समझते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं? देखिए रजत, जब इस प्रोटेस्ट की बात शुरू हुई थी ना, जब पंजाब में जब धरने शुरू हुए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो उस वक्त इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितनी भी किसान जत्थेबंदी हैं या किसान ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो आगू थे वो आगे आए और उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस संघर्ष को या इस आंदोलन को हैंडल किया। उसके बाद जैसे जैसे इस संघर्ष का दायरा बढ़ता गया, तो जो पंजाब की धार्मिक संस्थाएं थीं, जहाँ धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने सहयोग तो दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमने इस प्रोटेस्ट को लीड करना है। जिस प्रोटेस्ट को आज आप देख रहे हैं, बेशक उसमें जो किसान संघर्ष के साथ जुड़ी हुई जो जत्थेबंदियाँ हैं, जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके आगू अलग-अलग हैं, उनकी विचारधाराएँ, उनकी धारणाएँ अलग-अलग हो सकती हैं। कोई लेफ्टिस्ट है, कोई थोड़ा-सा कह सकते हैं कि बीच वाला है, कोई थोड़ा-सा राइट विंग से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन ये बात सभी में सामान्य है कि सबका निशाना जो है वो किसान संघर्ष है, और इसमें जो धार्मिक परंपराएँ और धार्मिक धारणाओं की जो प्रवृत्ति है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस संघर्ष की अगर रीढ़ की हड्डी हम देखें, तो जितनी देर से, जितने समय से, जितनी संख्या में और जैसी शांति के साथ लोग बैठे हुए हैं, अगर इनमें थोड़ी जी भी किसी तरह से उत्तेजना या भड़काहट आ जाए, तो ये जो संघर्ष है इसको काबू में रखना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि सबसे बड़े संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अलग अलग धर्मों के लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ इस संघर्ष में शामिल होने को स्वतंत्र हैं। जो सिख धर्म की मान्यताएं, जैसे आपने भी कहा, चाहे वो लंगर की बात है, चाहे जहाँ पे सेवा की बात है, या फिर जितनी भी सिख कह सकते हैं कि समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनकी ओर से जो सहयोग दिया जा रहा है वो इस आंदोलन की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। दो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब हम सरकार के साथ बात करते हैं, तो इसमें यही कहा जाता है कि जो किसान है वो अन्नदाता है, वो देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन एक संघर्ष की बात करते हैं तो इसमें जो सिख धर्म की परंपराएं हैं वो इस संघर्ष की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा सर, शुरुआत करते हैं उसी बात से कि जो लंगर की व्यवस्था से है, दुनिया हैरान हो रही है बड़े स्तर पे कि इतना बड़ा लंगर लग रहा है, मैनेजमेंट कैसे उस चीज़ का हो रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पिज़्ज़े का लंगर चल रहा है, कुछ कहते हैं बादामों का लंगर चल रहा है और कुछ ऑब्जेक्शन उठाते हैं उस चीज़ों पे। उनका जवाब भी इस तरीके से आता है कि हमारे गुरु नानक ने शुरू किया था लंगर, तो जब वो चाहेंगे तब ख़त्म होगा। ये एक पक्ष है उस चीज़ का कि इस तरीके से लंगर काम कर रहे हैं। लंगर सिख धर्म में कैसे आया, क्या व्यवस्था वहाँ से शुरू हुई और कैसे इतने सालों तक चलता रहा, उसका जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा हमें बताइए। हाँ बिल्कुल, जब हम लंगर की बात करते हैं तो गुरु नानक साहब ने जो हमें पहले संदेश दिए हैं ना तीन, उनमें एक बात तो भगवान का नाम लेना है, नाम जपना, उसके साथ है किर्त करना। किर्त करने में आपकी जो भी, आप जिस भी व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी है, चाहे व्यापार है, और उसमें से जो भी
आपका जो 10वां हिस्सा आपकी अर्निंग का है, उसको फिर बाँट के आपने लोगों के साथ खाना है। या लोगों में ये नहीं है कि सिर्फ़ लंगर ही, किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपनी अर्निंग का जो 10वां हिस्सा है उसको दसवंध के रूप हम कहते हैं। दसवंध के रूप में वो किसी के साथ भी, किसी भी जो नीडफुल है, उस नीडी पीपल को आप दे सकते हैं। सो पहली बात है कि ये बात गुरु नानक साहब के समय से ही शुरू हो गई थी। जो इसका ये एक आज ये रूप, विराट रूप जो इस लंगर का आप देख रहे हैं, जिसकी आपने बात की कि पीजे चल रहे हैं, बादाम चल रहे हैं, ड्राई फ्रूट बंट रहा है। ये बात है कि ज्यों-ज्यों लोगों की तरक्की हुई और ज्यों-ज्यों सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों की आर्थिक हालात थे वो बेहतर हुए, तो वो अब वो दाल रोटी के लंगर से निकल के थोड़ा ऊपर आ गए। और उन्होंने ये भी देखा कि अगर इस आंदोलन में शमूलियत करने वाले लोग हैं जो उनमें बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, तो अगर उनकी अभिलाषा है कि उनको अच्छी खाने को चीज़ मिले, पिज़्ज़ा मिल जाए या फिर ड्राई फ्रूट मिल जाए, तो उन्होंने उसके अनुसार कह सकते हैं कि उसको भी अपग्रेड कर दिया। अच्छा, एक रजत जो सबसे बड़ी अहम बात है कि अगर इस आंदोलन की अगुवाई केवल और केवल पंजाब की धार्मिक, या जिनको हम रेडिकल कह देते हैं, अगर वो ही संस्थाएँ कर रही होती ना, तो जैसे शुरुआत में मोदी मीडिया ने या गोदी मीडिया ने ये ठप्पा लगा दिया था ना, इसके पीछे पाकिस्तान, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इसके पीछे आईएसआई, यहाँ तक कि इसके पीछे माओइस्ट हैं, जो जितने भी ये ठप्पे लगाने की कोशिश की गई, अगर इस आंदोलन की अगुवाई कोई भी सिख संस्था कर रही होती तो इन्होंने प्रूव करने की भी कोशिश करनी थी। अब आप ही सोचिए कि इसमें कोई ऐसी से संस्था तो नहीं है, और जितनी भी संघर्ष की अगुवाई कर रहे लोग हैं वो किसान जथेबंदियों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बात ने और इस लंगर और सेवा की प्रथा ने जो राइट विंग की ऐसी संस्थाएं थी ना, संघ जैसी, जो बदनाम करने के लिए रोज़ मीडिया में आ जाती थी, उनके एक इस भ्रम को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि बात केवल सिख संस्थाओं की नहीं होती। कहीं भी लोगों का कोई जन आंदोलन शुरू होता है और उस जन आंदोलन में जो हमारे धर्म की जो मान्यताएं, वो धारणाएं हैं जो हमारे में प्रवाहित हो रही हैं, वो अपनी भूमिका बड़ी बखूबी के साथ निभाती हैं। और इस आंदोलन में इस बात ने इस बात को बिल्कुल दुनिया के सामने साबित कर दिया। नहीं सर, मेरा वही एक फिर से मैं सवाल करना चाह रहा था कि जो लंगर गुरु नानक जी के समय में से शुरू हुआ, वो धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ? मतलब कहाँ किस किस स्टेज पे गुरु रामदास आए, फिर अपने हरमंदिर साहब में वहाँ पे लंगर शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। और हर गुरुद्वारे में, मैं यहाँ पे एक गुरुद्वारे में मिला, तरन तारण से आए हैं बाबा जी, उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में लंगर चलाते हैं वहाँ पे, तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे लंगर चलाते हैं। अभी एक और खबर मुझे पता चली थी, देखा मैंने कि जो खालसा एड की टीम है, रवि सिंह टीम, जो भी इंग्लैंड में ट्रक वाले फंसे हुए थे, तो उनको वो लंगर पहुंचा रहे थे रात में वहाँ पे। तो ये परंपरा कैसे डेवलप हाँ, हुई? बिल्कुल रजत, अब हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं तो गुरु नानक साहब के समय किरत करने की और बांट कर खाने की बात तो शुरू हो गई। उसके बाद जो हमारे दूसरे पातशाह थे, वो उनके समय भी लंगर की प्रथा ऐसी रही कि उसके समय ना एक हमारा धार्मिक स्रोत है महिमा प्रकाश स्वरूपदास भल्ला जी का लिखा हुआ, उसमें तो ये जिक्र भी मिलता है कि जो दूसरे गुरु साहबान थे, जब उन्होंने पहलवानों के लिए अखाड़े शुरू कर दिए ना, तो उनके लिए लंगर एक अलग भी बनाया जाता था कि जो उनकी शारीरिक ज़रूरतों के मुताबिक। तीसरे पातशाह ने तो इस प्रथा का ये रूप कर दिया कि पहले पंगत पाछे संगत, कि जिसने भी संगत में आके बैठना है वो पहले पंगत में जाके वो कतार में बैठ के लंगर छकेगा। और इस तरह से अकबर बादशाह को भी पहले गोविंदवाल साहब आके पहले पंगत में बैठना पड़ा, लंगर खाना पड़ा, उसके बाद उसकी गुरु साहब के साथ मुलाकात हुई। चौथे पातशाह ने भी लंगर की प्रथा को जारी रखा। पाँचवें पातशाह के समय तो ऐसी भी बात होगी, जब गद्दी का थोड़ा सा पारिवारिक झगड़ा पैदा हुआ तो लंगर अफेक्टेड भी हुआ, और फिर भी जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई सिख संगतें थी, उन्होंने अपना दसवंध बेचकर, काबल तक के लोगों ने अपना पैसा, अपना दसवंध बेचकर उस परंपरा को जारी रखा। जो सिखों के छठे गुरु साहबान हैं, उनके समय सिख जो थे, उन्होंने वो ताकत की वरतों भी शुरू कर दी, है ना, कि तलवार की जो बात शुरू होगी, जिसमें अब मीरी और पीरी के संकल्प की बात आप करते हैं। उसके बाद छवें पातशाह, सतवें पातशाह, 8वें, 9वें, 10वें पातशाह तक तो ऐसे रहा कि जब तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब में थे, था ना, सिखों के घरों में अलग लंगर नहीं बनता था, अलग रसोई नहीं पकाई जाती थी। जितने भी लोग थे वहाँ पे, वो सारे जो रोटी खाते थे, भोजन खाते थे, वो इकट्ठे लंगर में ही छकते थे। और जो हमारा 18th सेंचुरी का जो है था ना, एक तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि लोगों में लंगर के लिए धार्मिक मान्यताओं के प्रति श्रद्धा कितनी है।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बाद बंदा सिंह बहादुर आ जाते हैं। जब वो पंजाब को आ रहे हो तो एक जगह पर ऐसे आए कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो तभी एक अरोड़ा गुरु साहब का श्रद्धालु अरोड़ा फैमिलीज था, वो आया और उसने अपना, कृष्ण लाल अरोड़ा शायद उसका नाम था, उसने अपना सारा जो दसवंत था उनको भेंट कर दिया कि आप इसके साथ लंगर है जो खा सकते हैं। और इस बात को समझने की कोशिश करें कि मैदान जंग में लड़ने के लिए बंदा सिंह बहादुर जा रहा है, पर दूसरा जो है वो अमृतधारी सिख नहीं है, कृष्ण लाल अरोड़ा, वो तो सहधारी सिख है ना। पर वो ये समझता है कि ये बात परंपराओं का हिस्सा है कि अगर एक हिस्सा मैदान जंग में लड़ रहा है तो दूसरा हिस्सा उसकी मददगार साबित होगा। अच्छा, अब जब 18th सेंचुरी में आ जाते हैं ना, तो जब नादिर शाह ने 1739 पे अटैक किया है ना, तो वो वापस जा रहा है, जब सिख उसको रास्ते में लूट लेते हैं, तो जो लाहौर का गवर्नर ज़करिया खान है ना, उसके साथ कुछ सवाल जवाब होते हैं लंगर के बारे में। वो कहता है कि ये सिख कौन है? कहता है कि जी गुरु नानक को मानने वाले। कहता है कि इनका गुरु कौन है? तो वो कहता मुर्शिद इनका वली बयो है, इनको आबे हयात दियो है। दरबार साहब के बारे में बात करता है। कहता है ये खाते क्या है? कहता है कि जंगल में घोड़ों की अपनी पीठ पर भी सो लेते हैं, जो भी मिल जाए जंगल में वो खा लेते हैं, ये तो पत्ते खा के भी अपना गुजारा कर लेते हैं। कहता फिर भी इनकी जो खाने की व्यवस्था ये कैसी है? तो अब वो देखो कि वो जो जकरिया खान लाहौर का गवर्नर है वो नादिर शाह को कैसे बताता है। कहता भूखा देत आवाजा कोई आओ देग तैयार गुरु होई, कि जब जो दुश्मन में गिरे भी होते हैं ना, तब भी लंगर तैयार करके नगारा बजाते हैं और ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि हमारा लंगर तैयार है, अगर कोई दुश्मन भी हमारी आवाज़ को सुन रहा है तो वो आके खा सकता है। वो आगे एक और सवाल करता है, कहता अगर सचमुच ही दुश्मन खाने आ जाए, नादिर शाह पूछता है, कहता आ जाए, कहता दुश्मन ही सारा लंगर खा जाए, कहता फिर ये शुक्र करते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि शुक्र हुआ हमारे दुश्मन ने ही खा लिया, तो इसमें भी हमको संतुष्टि है, हमको इसमें भी सब्र है। और इसको पंत प्रकाश ने अपनी लाइनों में जो पंत प्रकाश के जो लिखारी हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने बयान किया है कि अब जे सिख जो ना, जब लंगर ख़त्म हो जाता दुश्मनी खाता, कहते लंगर मस्ताना हो गया, बच्चे तो दाना आप खले हैं, नहीं तो लंगर मस्त बते हैं, अगर दाना बच जाए तो आप खा लेते हैं, नहीं तो दुश्मन को खिला के भी सब्र में और शुक्र में खुशी मनाते हैं। सो ये हमारी परंपरा है इसकी। जी सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिफ़ाइन किया। ये एक परंपरा है सिखी इतिहास से जुड़ी हुई, जो यहाँ पे लंगर में हमें देखने को मिलती है या सेवा भाव में देखने को मिलती है। दूसरी है वेल्लोर की, शौर्य की बातें। तो मैं यहाँ पे जितने लोगों से मिला, मैं महिलाओं से मिला, बच्चों से मिला, बड़ों से मिला, बुज़ुर्गों से मिला, सबका एक जवाब है, हम दसम पिता की संतान हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, हम माई भागू के बच्चे हैं, हम हमारी माता गुजरी ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे साहिबजादों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बाबा बंदा बहादुर ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम कैसे वापस मुड़ के चले जाएं दिल्ली से, बिना जीते दिल्ली से वापस कैसे चले जाएं? तो ये सवाल, ये बात बार बार मैं यहाँ पे सुनता हूँ। वो एक रेफरेंस मैं चाहता हूँ आपसे कि एक रेफरेंस हमें बताइए, जो लोग इसे देखते हैं। मैं जिस इलाके से आता हूँ, मेरा इलाका दोआबा के आसपास का है, तो मैं इन कथा कहानियों से वाकिफ रहा हूँ। हाँ, मैं वाबस्ता रहा हूँ, मैं जानता हूँ। हमारी ऑडियंस नहीं जानती है, उन्हें एक बार बताइएगा क्रोनोलॉजी के हिसाब से, जैसा भी आप बताना चाहें। देखिए, पहले तो रजत ये बात है कि चाहे हम वेदों से या स्मृतियों से या पुराणों से कहीं से भी शुरू कर लें, इन जितने भी ग्रंथ हैं इनमें शहीद शब्द नहीं आता। शहीद शब्द सबसे पहले इजाद इस्लाम ने किया, उसके बाद 2 बार गुरु ग्रंथ साहब महाराज में इस शब्द जो है आता है। एक बार गुरु नानक साहब ने इसको यूज़ किया, दूसरी बार भगत रविदास जी ने इसको अपनी बानी में इसको लिखा है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि गुरु नानक साहब ने जीने के लिए एक बहुत ही बड़ा संकल्प हमारे सामने पेश कर दिया है। अक्सर हम कहते हैं ना कि शायद ये बात गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कही होगी कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। ये बात गुरु नानक साहब ने की है कि खेल तो प्रेम की है, लेकिन प्रेम की खेल ने अगर आपने उच्च नैतिक वाली जीवन की मान्यताओं के साथ, अण के साथ, एक शौर्य के साथ जीवन व्यतीत करना है तो आपको सिर तली पे धरना पड़ेगा। सो सिखों के जो पहले शहीद हुए हैं वो गुरु अर्जन देव महाराज हैं। तो गुरु अर्जन साहब के सामने भी अगर आप तुस्के जहांगीरी है, जो औरंगज़ेब की निजी डायरी आप कह सकते हैं, तो उसमें एक सब टाइटल है अर्जन का कत्ल। तो उसमें वो बड़ा स्पष्ट कहता है कि अगर वो अपनी दुकानें बातल का भाव है फारसी में झूठ की दुकान, कि अगर वो अपनी दुकानें बातल की मान्यताओं का त्याग करके इस्लाम को धारण कर लें तो उनकी जान जो है सलामत रह सकती है।
लेकिन गुरु साहब उसको परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि जो गुरु नानक साहब ने बात की ना कि जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए, कि अगर आप अपनी दृढ़ता को, अगर आप अपनी अणख को, अगर आप अपने स्वाभिमान को छोड़ के जीवन व्यतीत करते हो तो आप मुर्दा समान हो। सो ये बात हर सिख में गुरु साहबान ने में कह सकते हो कि कूट कूट के भर दी। उसके बाद जो सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स के लिए शहादत है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप आज ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शायद गुरु तेग बहादुर साहब जो शहादत है ना, जहाँ उनका जो शहादत का दिवस है, मेरे ख्याल से तो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे वो होना चाहिए कि एक धर्म की मान्यताओं की खातिर अपनी शहादत दे देनी। और उसके बाद जो आज दिन चल रहे हैं ना, जो आपने कहा कि मैं किसी भी औरत को पूछता हूँ, किसी बुज़ुर्ग को पूछता हूँ, तो वो बोलते हैं कि माता गुजरी जी की शहादत और गुरु साहब के छोटे जो फर्जंद हैं उनकी शहादत। तो ये हमारे सामने बड़ा एक स्पष्ट संदेश आ जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जो बड़े और छोटे फर्जंद हैं, जो उनकी शहादत है, चाहे चमकौर की जंग में वो जूझते हुए दुश्मन के साथ शहीद हुए हैं, या फिर सरहंद में वो दीवार के चिनवा कर उनको बाद में ज़िबा कर दिया है। ये ऐसी शहादतें हैं जिन्होंने सारी कौम में एक कह सकती हूँ कि एक अलग रूप से हम पंजाबी में एक शब्द बरते हैं, रूह फूक देनी, कि एक बिल्कुल नया ही चेहरा शहादत का, और शहादत के साथ हमारे जो संकल्प है उनकी पूर्ति के लिए हमारी दृढ़ता है जो, उसको एक अलग रूप से संसार के सामने पेश कर दिया। इसीलिए तो शायद एक ना इस्लाम के कवि हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है, कहते बस एक हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए, मेहर की चमक है तेरे ज़र्रों में या चमकौर, जहाँ से फरिश्ते बन के गए आसमां के लिए, दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी, बराए कौम जे रुतबे लहू बहा के लिए, इस्तदा करता हूँ हज करो जहाँ आकर, अपील करता हूँ सिंहों की करबला के लिए। अब इस्लाम का कवि है, उसके मन में करबला सबसे बड़ा शहीदी स्थान है, लेकिन वो जब वो तशबीह देता है, चमकौर की बात करता है, वो सरहंद की बात करता है, तो वो कहता है कि इन जो शहादतें हैं, ए मेरे इस्लाम को मानने वाले लोगों, आपको भी इन शहादतों को पढ़ना चाहिए, इनसे सबक सीखना चाहिए। सो वो जो गुरु साहब के बच्चों की शहादतें हैं, जो गुरु साहब के फर्जंदों की शहादतें हैं, आप देखेंगे कि वो इस संघर्ष की भी एक रूह है, एक आत्मा है। इस संघर्ष में आप वही ट्रैवल करती, वही प्रवाहित होती, आप देखेंगे कि आप किसी मर्द को, किसी औरत को, किसी बच्चे को, किसी बुज़ुर्ग को जो इस किसान संघर्ष में शामिल है, अगर उसके साथ बात करेंगे तो वो गुरु साहब के फर्जंदों की, साहिबजादों की बात ज़रूर करेगा। और रजत एक बात मैं और भी कह दूँ, सरकार के साथ बातचीत चल रही है ना, तो मैं कई किसान आगुओं के साथ मिलता हूँ, तो बोलते हैं सरकार के साथ अब पत्र व्यवहार बंद कर देना चाहिए। एक दिन तो उन्होंने कह भी दिया था कि लव लेटर जैसी बातें हैं कि उनसे प्रेम पत्र आ रहे हैं, बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं उसी दिन सोच रहा था कि यार ये भी तो सोचना चाहिए ना, इतनी शहादतें, 4 बच्चे शहीद हो जाते हैं, औरंगजेब के साथ गुरु साहब की खतो किताबत तो फिर भी ख़त्म नहीं होती ना, ज़फ़रनामा फिर भी लिखा जाता, और ज़फ़रनामे में भी वो कह भी दे देते हैं ना कि तुरा अगर बबायद बकौले कुरान बनिस्ते शुमारा रसान ममा, कि औरंगज़ेब केवल यही नहीं, इससे पहले भी जितने पत्थर तुमने मुकद्दस कुरान शरीफ के साथ भेजे हैं वो भी मैंने संभाले हुए हैं। सो इसका मतलब ये है कि टेबल टॉक की जो संभावना है वो द्वार बंद नहीं होने चाहिए। हाँ। सर, दो लीडर्स के बीच की बात थी उस समय, गुरु साहब और औरंगजेब के बीच में जो बात चल रही थी, मैं इस पर दोबारा लौटूंगा जब बात करेंगे दिल्ली के साथ जो सिख कौम के रिश्ते थे, दिल्ली के साथ शुरू से कब कैसे रहे हैं, उस पर आएंगे, लौटेंगे। आज के दिन जो है पूरे सिखों के लिए और पूरे उस खित्ते के लिए, जो पूरा इलाका है, वो गमी के दिन हैं, जिनका जिक्र आपने किया, चमकौर का, और जो गुरु तेग बहादुर का भी शहीदी दिहाड़ा गया, उसके बाद छोटे साहबजादों का, फिर बड़े साहबजादों का। तो जो ये पूरा होता है आम दिनों में, अगर पंजाब यहाँ किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी में, दिल्ली में नहीं पहुँचा होता, तो क्या कर रहे होते, कहाँ होते वो? देखो रजत, आप भी पंजाब से जानते हैं और पंजाब से आपका संबंध है, और सिख इतिहास के बारे में भी आप काफ़ी जानते हैं। इन दिनों में पहली बात तो ये है कि जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होते हैं वो तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फतेहगढ़ साहब और चमकौर साहब की पैदल यात्रा भी शुरू कर लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जो उनके पास अपने व्हीकल हैं, या फिर जिनके पास ट्रक है, गाड़ी हैं, बसें हैं, वो भर के सारे फतेहगढ़ साहब आते हैं। जो घर होते हैं ना,
उनकी भी कोशिश होती है कि 20 से लेकर 30 तक तकरीबन 10 दिन, अगर 10 दिन नहीं तो 22 से 28 तक तो पक्का है। उनकी भी कोशिश होती है कि वो घर पे अपने बेड पर मत सोएं, वो नीचे ज़मीन पर ही आसन लगा के सोएं। मेरे घर में भी ऐसे होता है और इसका एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि प्रभाव भी है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो मुझसे सवाल करते कि इन दिनों में हम बेड पे क्यों नहीं सोते? तो कुदरतन मुझे उनको बताना पड़ता था कि इन दिनों ने माता गुजरी जी और उनके जो गुरु साहब के छोटे फर्जंद थे, वो सारी रात ठंडे बुर्ज में थे। उनके ऊपर तो, हमारे ऊपर तो फिर भी कपड़े हैं, उनके ऊपर तो तन ढकने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं था। और इस दिन गुरु साहब के जो बड़े फर्जंद हैं वो शहीद हुए थे, तो उनकी याद में हम अब बेड पे नहीं सोते। बहुत आप अगर आप मालवा इलाके में जाएंगे तो मोस्टली उनमें तो जो रात को सभाएं लगती हैं, जिनको हम शोक सभा कहते हैं, कि उनमें रोज़ साहिबजादों की बातें की जाती हैं, उनका इतिहास दोहराया जाता है। कुछ तो ऐसे भी घर हैं, मैं 2-3 साल की बात है, मैं इन्हीं दिनों में मालवे के कुछ गाँव में रिसर्च कर रहा था, तो कुछ लोगों ने बताया कि हमारे घर में तो सिर्फ एक वक्त रोटी बनती है, पूरा दिन चूल्हा भी नहीं जलता। सो वो जो दर्द है, वो जो संताप है, उस शहादत के लिए सिखों के मन में अभी भी वो बरकरार है। हाँ, दूसरा सवाल कि अगर ये लोग यहाँ पे नहीं होते तो ये सारे फतेहगढ़ साहब या चमकौर साहब होते। उन चीज़ों को याद कर रहे होते हैं दोबारा से, और वो उनका रेफरेंस बातों में बार बार दिखता है और झलकता है यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं। दिल्ली के साथ जो रिश्ता रहा है वो पंजाब का या सिख इतिहास का उतना बेहतर नहीं। एक छोटा सा बकवा था जब गुरु साहब और बहादुर शाह के बीच में, वो एक ठीक समय आप मान सकते हैं, कुछ एक साल रहे थे। वो एक समय ठीक था जब औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह आए। तो उसके अलावा कि जितना समय था वो लगातार सत्ता को चैलेंज किया गया है, दिल्ली को चैलेंज किया गया है। उसमें जो दिल्ली का रेफरेंस है कि राजधानी से और जो सत्ता से, तो वो बहुत पहले से सिखों के अंदर है। इस मोमेंट में जब उसका मैं रेफरेंस सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि बात करना बड़ा वाज़ेह है कि उसकी बात की जाए यहाँ पे। दिल्ली के साथ उस समय के रिश्तों को और आज के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? देखिए रजत, जब हम देखते हैं ना कि मैं तो कई बार शुरू करता हूँ कि इस बात को हमें गुरु नानक साहब से भी शुरू कर लें। तो गुरु नानक साहब के समय जो पंजाब के जो लोग थे, लोधी सरदार थे, और जो दिल्ली में थे, उनके खिलाफ जब बाबर हमलावर होके आ रहा है ना, तो उस वक्त भी गुरु नानक साहब कहते हैं कि उसका कारण है एक, कि जो दिल्ली के जो शासक हैं वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, और उस जंग में इसलिए लोग इनका नहीं बाबर का साथ ज़्यादा देते हैं। जो इन्वेडर है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि जो दिल्ली की सत्ता है वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। उसके बाद अकबर की बात आती है ना, तो अगर अकबर के साथ भी गुरु साहब के समय उसको ना फ़ारसी में हम एक शब्द यूज़ करते हैं, महज़रनामा। महज़रनामा मेमोरेंडम होता है, तो तीसरे गुरु साहब के खिलाफ भी मेमोरेंडम दिया जाता है। हम दूसरे गुरु साहबाल की बात भी करते हैं, तो जब शेर शाह सूरी से हार कर हुमायूं पंजाब जाता है तो वो भी दूसरे गुरु साहबान के पास जाता है। इसका मतलब कि जो भी दिल्ली का बागी है वो पंजाब में शरण लेता है, और जो दिल्ली की हुकूमत का अच्छा इंसान है जैसे अकबर है, तो वो गुरु साहब के साथ या पंजाब के साथ कह लें कि अच्छे संबंध रखता है। उसके बाद जहांगीर आ जाता है, तो जहांगीर जब नक्शबंदी जो लोग हैं, सिलसिला नक्शबंदी इस्लाम का, उससे प्रभावित हो जाता है। उनकी एक धारणा है कि अस शरा तहतम सैफ, के तलवार के जोब कर इस्लाम को जो उसको फैलाना चाहिए, तो उसके लिए वो राजनीतिक सत्ता को यूज़ करते हैं तलवार के लिए। तो उसके साथ फिर सिखों के जो संबंध हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। औरंगज़ेब तक वही जो नक्शबंदी जो सिलसिला के आगू हैं, उनके वो कहते हैं कि सीना बसीना चल रहे जो उनके धार्मिक आगू होते हैं, वो औरंगज़ेब तक उनके सलाहकार रहते हैं। सो आप देखें कि जो पाँचवें पातशाह, उनकी शहादत जहांगीर के समय, छठवें पातशाह उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है, उस वक्त भी जहांगीर है। उसके बाद शाहजहाँ आ जाता है, तो शाहजहाँ के समय भी छठवें पातशाह जो उनके पर हमला होता है। उसके बाद औरंगज़ेब आ जाता है, तो औरंगज़ेब के साथ भी गुरु साहब को जब बुलाया जाता है, तो उसका मतलब ही यही है कि ये जो धार्मिक लोग हैं ये मेरे प्रभाव को या मेरे दीन इस्लाम को कबूल करें। औरंगज़ेब के बाद उसकी मौत होती है, तो बहादुर शाह के समय, जो थोड़ा समय जो आपने जिक्र किया है, तकरीबन 1706 और 8 के बीच का समय, उसका उसका भी बेसिक कारण ये है कि जब औरंगज़ेब की मौत हो जाती है ना,
तो उसके बेटे शहज़ादा मुअज़्ज़म जो बाद में बहादुर शाह बनता है और तारा आज़म के बीच जंग होती है आगरे के पास। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है ना इस संबंधों को नज़दीक लाने की, वो है भाई नंदलाल जी की। कि जो भाई नंदलाल जी हैं वो अरबी और फ़ारसी के उस्ताद थे शहज़ादा मुअज़्ज़म के। तो उनके कहने पर ही गुरु साहब जो उनकी मदद करते हैं। तारा आज़म की मौत हो जाती है, बहादुर शाह जो शहज़ादा मुअज़्ज़म है वो हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। तो उसके गुरु साहब के संबंध कुछ वक्त, जितनी देर तक गुरु साहब शारीरिक तौर पर जिस संसार पर जिंदा रहते हैं, वो संबंध हैं जो अच्छे रहते हैं। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर के वक्त दिल्ली का बादशाह जो फ़र्रुखसियर बन जाता है। पहले तो बहादुर शाह ही है, लेकिन बहादुर शाह भी तकरीबन 1712 तक, फरवरी तक, वो भी बंदा सिंह बहादुर के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर देता है। उसकी लाहौर में मौत हो जाती है। बाद में उसको यहीं दिल्ली ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह के पास उसको दफन किया जाता है। उसके बाद सैयद जो भाई हैं उनकी मदद के साथ फ़र्रुखसियर आ गया जाता है। फ़र्रुखसियर बाबा बंदा सिंह बहादुर है, उनको शहीद करता है। और उससे लेकर 18वीं सेंचुरी सिख राज की स्थापना तक दिल्ली के जो संबंध हैं वो पंजाब के साथ अच्छे नहीं रहते। और जब अब दिल्ली और पंजाब के जहाँ उत्तरी भारत के संबंधों की बात करते हैं, तो इसका मतलब शहर के लोगों के साथ नहीं है, जो शहर के नामकरण के साथ नहीं है, बात सत्ता के साथ है। कि अगर सत्ता के पास इंसाफ हो, सत्ता के पास दूर अंदेशी हो, सत्ता के साथ लोगों की जो जन मानसिकता की जो सामूहिक मानसिकता है उसको समझने की भावनाएं हो, तो फिर तो किसी तरह का कोई भी क्लैश नहीं है, किसी तरह का ना कोई विद्रोह है, ना कोई आपस में भेदभाव है। लेकिन बात सत्ता की है कि जब भी सत्ता की ओर से, अब भी आप देख ले तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो संघ की ओर से मुझे जो हिंदुत्व का एजेंडा है ना, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे औरंगजेब के समय ना असशरा तहतम साहब था कि कोई भी नीति आपको यूज़ करनी पड़ती है, किसी भी नीति का सहारा लेना पड़ता है, तो आपने एक ख़ास विचारधारा को सारे देश में प्रवाहित करना है, तो उसके खिलाफ फिर पंजाब खड़ा हो जाता है। सो इसलिए जब तक दिल्ली की जो सत्ता है वो, जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, अब मैं सोचता हूँ कि आप इस संघर्ष को देख लो। इसमें हिंदू भाई भी हैं, वो शाम को जय श्री राम भी कहते हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। तो हमारा उनके साथ कोई भेदभाव थोड़ी है। जहाँ पे मुसलमान भाई हैं वो सुबह शाम 5 बार अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज फ़जर से लेकर नमाज इशा तक, हमारा उनसे कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन भेदभाव अगर केंद्र के साथ है, अगर क्लैश केंद्र के साथ है, तो केंद्र को ये बात समझनी चाहिए कि सत्ता के विरोध में इतने लोग क्यों हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप हिंदुस्तान को एक सूत्र में नहीं बांध सकते। इसमें सबकी भावनाओं की बराबरता के साथ आपको कदर करनी पड़ेगी। तो विविधता में एकता वाली बात जो चलती है हमेशा से कि बहुत सारे लोग हैं पर एक तरह के रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। आपने बात की कि दिल्ली की सत्ता के तरीके कई होते हैं। तो मुझे यहाँ पे बंदा बहादुर के साथ जो उस समय फ़र्रुखसियार ने जो चीज़ें की कि एक तरफ वो इनसे ठीक से भी पेश आता था और पीछे से बैक चैनल चलाए हुए थे सबोटाज करने के। तो ये हर एक मोमेंट के साथ होता है। जो कोई भी सत्ता किसी की भी रहेगी वो, या कोई भी एक पक्ष रहेगा दूसरे के साथ करने की कोशिश करता है। थोड़ा उस चीज़ के बारे में बताइए कि उस समय क्या हुआ था, और आप अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, प्रोटेस्ट में इतने लंबे समय से हैं, नेताओं के साथ जो किसान आगू हैं उनके साथ आपकी बातचीत होती है, कहीं कोई कंपैरिजन, कोई पुरानी चीज़ आपको लगती है कुछ रिवाइव हो रही हो, फिर से दोबारा ऐसा कुछ हो रहा हो? हाँ रचित, बिल्कुल रिवाइव हो रही है। मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि मैंने 5वें पातशाह की बात की ना कि लंगर पर प्रभाव पड़ा, तो लंगर पर प्रभाव इसीलिए पड़ा कि उनके जो भाई थे उनको स्टेट तो बढ़ावा दे रही थी, स्टेट चाह रही थी कि इनमें फूट डल जाए, और उसका कारण भी हुआ। उसको हम सह कारण कह सकते हैं कि एक्टिवेट रहे वो इस बात के। अच्छा, उसके बाद भी होता है कि पंजाब में गुरु साहबान के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र होते हैं, और जिस षड्यंत्र में उनके परिवारक मेंबर भी शामिल हैं, उनको हमेशा जो स्टेट की सरपरस्ती है वो हासिल है। अब और आगे आ जाएं तो बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ एक तरफ को उनको घेरा गया, और दूसरी और उसके ही एक साथी हैं जो विनोद सिंह वाला या कान सिंह वाला हिस्सा है, उसके साथ जो दिल्ली स्टेट है वो बातचीत का दरवाज़ा भी खोले हुए है कि अगर एक को दबाना है तो दूसरे को अपने हक में तो करना ही पड़ेगा। सो वो बात जो चलती रही है उसके बाद भी चलती रही है। वो अब भी मुझे असरअंदाज जहाँ पे लग रही है कि यहाँ पर तो लग रहा है कि किसान आगू बड़ी दृढ़ता के साथ और एक संकल्प लेकर के हमने इन बिलों को रद्द कराना है, कानून को ख़त्म कराना है, वो जहाँ पे लोगों में संघर्ष की ये बात कर रहे हैं। और बिहाइंड द सीन मुझे ये भी पता है कि कुछ आगुओं की दिल्ली सरकार के साथ बड़ी अच्छी बातचीत भी चल रही है। सो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उस वक्त था कि कैसे जो स्टेट है कह सकते हैं कि घुसपैठ कैसे करती है, वो इस संघर्ष में भी है, बिल्कुल है।
अच्छा, संघर्ष के ना कुछ एक एक पक्ष के लिए अगर कोई उस मूवमेंट को ख़राब करना चाहे तो वो मूवमेंट के गद्दार कहे जाते हैं। तो मूवमेंट के गद्दारों के साथ उस समय में क्या हुआ था और यहाँ पे आपको देख के क्या लगता है, जनता का माहौल देख के, कि अगर इनकी मूवमेंट जनता की तरफ से कोई होती हो या सरकार की तरफ से कोई गद्दारी करेगा या कुछ करेगा, क्या सलूक आपको लगता है? उस समय क्या हुआ था और आज के समय क्या दिखता है आपको? देखो पहली बात तो ये है रजत के उस वक्त जो कुछ हुआ, शायद वो हम शब्द यूज़ नहीं कर सकते ना कि उनको सज़ा दी गई। लेकिन देखिए ये बात भी है कि तारीख़ में, आज की तारीख़ में जो वो तवारीख़ है, उसके वो एक सबसे कह सकते हैं कि बेहुदा और सबसे मैं कैसे करूँ कि एक बद्दे पात्र के रूप में उनको याद किया जाता है। इस जैसे आप साहिबजादों की बात कर रहे हो, तो इसमें आपको 3-4 जो पक्ष हैं उनके ऊपर बहुदिशावी चिंतन करना पड़ेगा। सो पहली बात तो ये है कि सपोज़ इसमें एक हिंदू भी साथ दे रहा है, तो वो जो हिंदू है ना, वो आज हमको जैसे मैंने दुष्यंत दावे की बात करता हूँ ना, जहाँ राजीव खोसला जी की बात कर एसोसिएशन के प्रधान हैं, दूसरे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, कितनी मदद कर पाते हैं वो संघर्ष में, वो बात दूसरी है। लेकिन जो उनका साथ है, वो साथ इतिहास में हमेशा ही जीवित रहेगा, वो तारीख का हिस्सा रहेगा। इसी तरह जो मुसलमान भाई हैं जो इस संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं, तो अगर हम पीर बुद्धू शाह जी को याद करते हैं, साईं मियाँ मीर को याद करते हैं, तो उनको भी याद किया जाएगा। ऐसे जैसे इन भाइयों को हम दीवान टोडरमल की जगह या फिर उससे और आगे आ जाए तो भाई नंद लाल की जगह, जैसे जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन भाई नंदलाल ने गुरु साहब के स्थापित किए बहादुर शाह के साथ, और वही भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। तो ये इतिहास के एक सुहृद पात्र के रूप में इस्टेब्लिश होंगे। लेकिन जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, मैं पंजाब के बीजेपी के सिख आगुओं की बात करता हूँ, वो कहने को तो सिख है ना, ये मैं कहता हूँ कि इस संघर्ष को आप जात पात संप्रदा धर्म और धार्मिक मान्यताओं से ऊपर रख के भी देख सकते हैं। जो पंजाब के सिख बीजेपी के लीडर हैं, वो कहने को सिख हैं, लोगों का ये दिख जो है, जो दिखावा है, वो सिख का है, लेकिन हरजीत गरेवाल है, कुछ और भी हैं, लेकिन जो कुछ संघर्ष के वो खिलाफ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि उनकी भूमिका हम इस जो वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा इस संघर्ष का, तो उनकी जो भूमिका है ना, वो चंदू और गंगू की जगह लेंगे और सारी बात धर्म से ऊपर उठ जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि सिख है, लेकिन वो इतिहास के सबसे बड़े गद्दार के रूप में स्थापित होंगे। अच्छा सर, इससे थोड़ा आगे बढ़े तो बाबा बंदा सिंह बहादुर पे आते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर किसी आइकन की बात होती है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपको लेनिन की बात नहीं करनी होगी। कॉमरेड दोस्त हैं मेरे कुछ जानकार, कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो दक्षिणपंथी आरएसएस की और तरफ से हैं, तो सब इस बात से सहमत हैं कि भाई आप जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ के आइकन जो हैं वो बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की आपको बात करनी पड़ेगी। तो कौन लक्ष्मण दास थे, कैसे वो आगे माधवदास बने, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। उसके बाद वो बंदा सिंह उन्हें बनाया, फिर बंदा से बंदा सिंह बहादुर हुए, फिर वो लैंड रिफॉर्म लेकर आए, और फिर कैसे उनको दिल्ली की सत्ता ने उन्हें शहीद किया, वो थोड़ा सा अगर ब्रीफ में आप हमारे साथ शेयर करें तो। देखिए, अगर आप जाते हैं जम्मू के पास, तो उधमपुर की और एक गांव है रजौरी। तो रजौरी जो है उसमें रामदेव भारद्वाज राजपूत थे, जिनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम लक्ष्मण देव रखा गया। तो लक्ष्मण देव थे जो उनके बारे में मिथ परंपरा में, जहाँ जो सीना बसीना चलती परंपराएं हमारे पास पहुंचती हैं, उनमें ऐतिहासिक तौर पर भी हम उसी को मानता देते हैं कि जब इतिहास में हमारे पास क्रोनोग्राफिक फेस नहीं होता तो सीना बसीना चलती परंपराओं को मानता देनी पड़ती है कि वो शिकार के लिए गए और एक हिरनी का उन्होंने वध किया, उसके वो गर्भवती थी, उसके पेट से बच्चे निकले, वो वैराग में आ गए। जो वो वैराग में आ गए तो वो जानकी प्रसाद के साथ चले गए। जानकी प्रसाद ने जो उनका नाम था लक्ष्मण देव से बदलकर माधोदास रख दिया। जब जानकी प्रसाद की मृत्यु हो गई रामथम्मन, जिला कसूर पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में, तो वो चले गए रामदास समरथ के दास, जो शिवाजी मरट्टा जी के धार्मिक गुरु थे। 1686 में उनका इंतकाल हो जाता है समरथ रामदास जी का। तो उसके बाद वो अपना डेरा बना लेते हैं पंचवटी के स्थान पर नदेड़ में। तो 1707-6-7 को उनका मिलाप होता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साथ, 1708 में, 3 सितंबर 1708
1960 को उनका मिलाप होता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साथ। तब वो अमृत छक के वो माधोदास बैरागी से या माधोदास जोगी से बन जाते हैं बंदा सिंह बहादुर। और जब पंजाब आते हैं तो पंजाब में जो कृषि के कानून उस वक्त चल रहे हैं वो अकबर के बनाए हैं। जो हम ज़मीनी बंदोबस्त कहते हैं ना, वो अकबर के जो 9 रतन थे उनमें एक रतन थे दीवान टोडरमल, जो पंजाब के नकोदर के रहने वाले थे। तो जो ज़मीनी बंदोबस्त का सारा विधान है अकबर का, उन्होंने तैयार किया था। उसमें ज़मीन की किस्में थी परल, पलौती, शजर, बंजर, खालसा, कि कैसी ज़मीन है। अगर बंजर है तो उसमें कम जो कर है वो राजा को देना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे अच्छी ज़मीन थी जिसको परल और पलौती की आप रखते थे उनके दर्जे में, तो उसमें था कि जितनी भी आप ज़मीन से उपज निकालते हैं, आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं। आप ज़मीन पर खेती कर रहे हैं लेकिन आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं। आपको 1 या 2 हिस्से अपनी कह सकते हैं कि जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के अनुसार घर में रख के बाकी सारा वो राजा को देना पड़ता था। वो जो अनाज थे वो बड़े बड़े जो जागीरदार थे वो किसानों के साथ से वो संग्रहित करते थे, उनसे वो लेते थे हिस्से के रूप में। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर आए पंजाब तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब ये बात नहीं चलेगी कि सारा साल तुम मेहनत करते हो, ज़मीन पर मेहनत करते हो लेकिन ज़मीन के मालिक तुम नहीं हो। ज़मीन पर खेती उगाते हो लेकिन खेती के मालिक तुम नहीं हो। अनाज पैदा करते हो, अनाज के मालिक तुम नहीं हो। तब उन्होंने, जिसको हम कह सकते हैं कि जे उस वक्त के जो फार्मर लॉ हैं इनमें सबसे बड़ी एक रिफॉर्मेशन थी कि उन्होंने ये कह दिया कि जो भी किसान खेती कर रहा है वो जब जितनी देर उनका राज रहा, तकरीबन मई 1712 में सरहंद को फ़तेह कर लिया और 25 जून 1716 को उनकी शहादत हो गई। लेकिन ये जो 3-4 साल हैं, जितनी देर कह सकते हैं कि उनका पंजाब में वो शासन काल रहा, तो उसमें ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो खेती कर रहा है वो खेती का मालिक है। वो अपनी इच्छा के अनुसार तो किसी को कुछ दे सकता है लेकिन ज़बरदस्ती उससे कुछ भी जो है वो नहीं लिया जा सकता। पहले लैंड रिफॉर्म इन्हें कहा गया था उस पहले समय। लैंड रिफॉर्मर्स को कह सकते हैं। उनकी जो मुहर थी उस पे भी ये लिखा हुआ था, देगो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग याफता जनानक गुरु गोबिंद सिंह, कि बेशक जो शासन है, जो राज है, मुझे गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा के साथ मिला है, लेकिन मेरा जो निशाना है ना वो सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, एथिकल, ये सारी रिफॉर्म की बात है। देगो तेगो फतेह, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि जो गरीब है उसको देग की ज़रूरत है और जो जुल्म कर रहा है उसको तेग की ज़रूरत है। सो उनका जो सिक्का था उस पर भी बड़े स्पष्ट शब्द थे, सिक्का जद बर हर दो आलम तेग नानक वापस, कि जितने भी लोग हमारे राज में रह रहे हैं हमने इनको 2 आलम का जो सुख सुविधाएं वो प्रदान करनी है। वो तभी प्रदान हो सकती हैं अगर वो अपनी खेती और अपने किसी भी जो भी व्यवसाय वो कर रहे हैं उसकी आमदन के मालिक वो खुद हों। सो बंदा सिंह बहादुर को इसलिए अब भी इस आंदोलन का जो हीरो माना जाता है। हाँ। मतलब उनके उस किए हुए रिफॉर्म को आज भी यहाँ पे याद किया जाता है। मतलब ये बड़ी अपने आप में बड़ी अमेजिंग चीज़ आप कह लीजिए कि एक बंदा जो किसी और धर्म को, किसी और चीज़ को मानने वाला था और अपना आश्रम बना लिया, अपने आप में समर्थ बनने की उनकी थी, वहाँ पे गुरु साहब से मिलते हैं और उसके बाद वो बदल जाते हैं और ऐसा बदलते हैं। मतलब एक बंदा जिसने कभी शस्त्र या उन चीज़ों का काम उतना नहीं किया था लेकिन बाद में आए और सब बदल दिया। सबसे बड़ी बात कि वो वैरागी बनते हैं जब वो अपने साथ सामने एक मादा हिरन के पेट से निकले हुए बच्चों की मौत को नहीं देख पाते। कितना वैराग होगा मन में। लेकिन बाद में कैसी शक्ति आ गई कि 25 जून 1716 को ख्वाजा बख्तियारी काकी की दरगाह के सामने सरबराह के हुक्म से उनकी गोद में लटाकर उनके बच्चे को ज़िबा किया जा रहा है, पेट चाक किया जा रहा है अजय सिंह का, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। तो यही तो तब्दीली है ना। और दिल्ली के शासन ने ये भी है कि उनके दिल का टुकड़ा निकाल के उनके ज़बरदस्ती। मुंह में डाला गया, उनके मुंह में डाला गया। इसके बाद का दौर आता है, मिसलों का दौर आता है, उसमें जस्सा सिंह आलूवालिया होते हैं जो पहले आप मान लीजिए कि जनरल बने सिख आर्मी के। उसके बाद का समय आता है, वो भी समय दिल्ली के साथ कोई ज़्यादा अच्छे संबंधों का रहा नहीं, लगातार लड़ाइयाँ और युद्ध होते रहे। फिर आपकी एक किताब ही है 1984 को जिसमें आपने इसे हॉलोकॉस्ट लिखा है। तो कल्लूगारा शब्द इस्तेमाल किया जाता है पंजाब में, बड़ा कल्लूगारा, छोटा कल्लूगारा और उसके बाद आपने तीसरे का जिक्र किया। ये सारी बातें हैं कुछ उस समय से चल के, मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही हिस्सा है ये। और अब जो कुछ अब आप देख रहे हैं, यहाँ मूवमेंट में बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारी पुराने किस्से भी उनको याद आ रहे हैं, लेकिन कहीं से आपको लगता है कि कहीं से भी कोई आपके दिमाग में वाइल्ड अंदेशा है कि ऐसा कुछ कभी दोबारा होगा कि दिल्ली स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की कोशिश करेगी यहाँ पे?
देखिए, मैं फिर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आपके साथ एक बात करता हूँ कि जब अहमद शाह अब्दाली आता है ना, तो सिख बहुत हिस्सों में बँटे हुए हैं। इतने हिस्सों में बँटे हुए हैं कि बहुत बड़े मिसलों के सरदार भी आपसी लड़ाई में मारे गए हैं। जैसे गुरबख्श सिंह, सरदार चंडा सिंह, सरदार जो थे महाराजा रणजीत सिंह के दादाजी चढ़ सिंह, जम्मू कश्मीर में गए थे और आपसी मिसलों की लड़ाई, सरदारों की लड़ाई थी, उसमें उनकी जो मृत्यु हुई। सो इसका बात ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि उनके उस वक्त आपस में विरोध नहीं थे या अंतर विरोध नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी जब अब्दाली आता है तो वो सिख एक ही नारा देते कि मिसल वंड अब कबे न पावो, रल मिल खड़ तुर पंथ बचाओ। कि अब जो हमारा दुश्मन है ना वो बड़ा है और उसके साथ लड़ने के लिए हमको एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की लोड़ है, एक संगठित ढांचे की ज़रूरत है। तो हम उसके खिलाफ तो अभी सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे, उसको हरा लें, बाद में फिर आपसी लड़ाई करते रहेंगे। दिल्ली में ऐसा है कि जब तक तो ये मिसलों के सरदारों की तरह किसान यूनियन या किसान जथेबंदियों के आगू जो हैं, जो एक एक के साथ संगठित हैं, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि इस जो आप कह सकते हैं कि इस सारे संघर्ष को तोड़ने के लिए, क्रैक डाउन करने के लिए दिल्ली की सरकार है को ताकत को यूज़ कर सकती है। मुझे इसका अंदेशा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पर दबाव भी ऐसा कूटनीतिक दबाव बन चुका है। और मैं सोचता हूँ कि जो यहाँ की पुलिस है, यहाँ पे जो अर्धसैनिक दल हैं या सैनिक दल भी हैं, वो पूरी तरह के साथ लोगों का सहयोग कर रहे हैं। वो कहाँ पर भी ऐसी तलखी नहीं दिखा रहे कि हमको ये महसूस हो कि नहीं यार दिल्ली की फ़ौज या दिल्ली की सरकार जो है हमारे साथ किसी तरह के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रही है या मिसबिहेव कर रही है। सो इस सभी को अगर आप देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र की सरकार है जो कोई ऐसा एक्शन लेगी कि जिसके साथ किसी को जानी नुकसान हो। हाँ, ये हो सकता है जो लीडर हैं उनको उठा ले, उनको क्वारंटाइन किया जा सकता है, संघर्ष को खदेड़ा जा सकता है। इसका मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि किसी का जानी नुकसान हो इसमें। और अच्छा सर, जब आपने बात कही कि यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, मैं भी उनसे बात करता हूँ, वो सब जब अपने पुराने इतिहास को याद करते हैं तो एक मॉरल वैल्यू आपके साथ होती है। मैं प्रेशर नहीं बोलूँगा, आप ऐसा कीजिए कि एक थॉट उनके साथ होता है। उस थॉट में आता है कि भाई कोई भी हम पीछे मुड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि एक पैरामीटर सेट कर दिया गुरु साहब ने, एक पैरामीटर सेट कर दिया कि हमारे गुरु गोविंद सिंह कभी पीछे नहीं हटे पंथ के काम के लिए, गुरु तेग बहादुर पीछे नहीं हटे। तो आज ये हमारा ही पंथ का काम है, खेती हमारा धर्म है और हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वो पॉइंट है, मतलब इससे कोई पीछे अब आसानी से हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ के अगर सिख की जो किसान नेता आए हैं, किसान नेता भी अगर बोलेंगे कि वापस चलो तो लोग जाने वाले नहीं हैं। हाँ, तो बिल्कुल। आपको लगता नहीं कि दिल्ली भी पीछे नहीं हट रही है, लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो एक टसल की सिचुएशन और डेडलॉक की सिचुएशन है, क्या होगा फिर? रजत देखें, जब हम ऐसे डेडलॉक की बात करते हैं और जो आप बात कह रहे हैं कि जो लोगों की मानसिकता है ना, आप तो उसी मानसिकता की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना कि जो लोग आपको कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल लोग यही बात कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। देखो, दो बातें तो बहुत ज़रूरी हैं। जब लोगों की जो सामूहिक मानसिकता ये बात कहती है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो कोई ना कोई धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं हैं जो उनमें प्रवाहित हो रही होती हैं। सो उन मान्यताओं में मैं सोचता हूँ कि अगर दिल्ली में है ना, तो कुछ दिन हुए गुरु तेग बहादुर साहब हैं, उनका शहीदी दिवस जो गुजरा है। तो जब गुरु के साथ गुरु साहब के जो डायलॉग होते हैं, जो शाही काजी उस वक्त वहाबुद्दीन है औरंगज़ेब के, तो उन डायलॉग के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो चेतनता है उनसे कितनी प्रभावित है। गुरु साहब के सामने 3 विकल्प हैं, जान बचाने का विकल्प भी है। 3 सबको त्रय काफ कहते हैं। काफ कलमा कुरान पढ़ लें तब भी जान बच सकती है, करामात दिखा दें तो भी जान बच सकती है। अगर आपको ये दोनों स्वीकार नहीं है तो फिर कत्ल, या कलमा कुरान या करामात या कत्ल। तो गुरु साहब इसमें कत्ल को प्रवान करते हैं और ये बात कह के कहते हैं कि एक बात को प्रवान करने से मेरे धर्म की आत्मा खत्म होती है, दूसरी बात को स्वीकार करने के लिए मेरे धर्म का शरीर खत्म होता है। लेकिन मैं तीसरी बात स्वीकार करता हूँ तो मेरी आने वाली उम्मत के लिए ये एक शहादत होगी, कत्ल नहीं होगा। यही सोचकर ये लोग आए हुए हैं कि अगर हम सरकार के सामने आज झुक जाते हैं तो हम लोगों के सामने बेअणख लोग, या कह सकते हैं कि किसी भी तरह से आंखों में आंखें डाल के बात करने के काबिल नहीं रहेंगे। सो जब ये लोग ये बात कहते हैं ना कि हम झुकेंगे नहीं, हम सब कुछ करवा के वापस जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इनके मन में ये भावना जो पूरी तरह से वो संकल्प जो है ना वो घर कर चुका है कि मौत स्वीकार है लेकिन झुकना स्वीकार नहीं। तो ये जो कह सकते हैं कि ये जो संकल्प तभी इंसान की मानसिकता में दृढ़ होते हैं जब आपके पीछे वो धर्म की मान्यताएं और परंपराएं प्रवाहित हो रही होती हैं। सर, एक ना ऐसे मजाक में भी लोग बात कहते हैं कि अगर एक पंजाबी हो गया और दूसरा आलू हो गया, पूरी दुनिया में हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो पंजाबी के लिए ऐसा कहा जाता है कि कोई छोटा आइलैंड भी होगा ना, आपको वहाँ पे भी पंजाब मिल जाएगा। पंजाब में माइग्रेशन अब से नहीं हुई है, सालों से हुई है। बाबा नानक के समय में वो कहाँ नहीं
आज के समय का एशिया नाप दिया उन्होंने। तो जो ये पूरा जो प्रोसेस है, लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, उसका एक ग्लोबल सपोर्ट भी दिखता है इस किसान आंदोलन में। और मैं यहाँ से लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि भाई हमने खेती से अपने फॉर्च्यूनर या एंडेवर है, हमने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं ली हैं, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं और मेहनतें करते हैं, और उनकी मेहनत का ये नतीजा है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं। पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद बदला है। आपको क्या बदलाव दिखते हैं? क्या पंजाब में जैसे जैसे समृद्धि आई, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो धार्मिक जो गुण थे, या जो सिख इतिहास था, उससे कोई लोग आगे पीछे हुए हैं? थोड़ा बहुत बदलाव आपको दिखा है उसमें, या आपको लगता है कि नहीं, उन वैल्यूज़ को कैरी कर रहे हैं, और जो बाहर बैठे हुए हैं वही वैल्यू कैरी कर रहे हैं, उसी वजह से आज यहाँ पे भी सपोर्ट उनका दिख रहा है? नहीं देखिए रजत, ऐसे है कि मैं तकरीबन 60 से ज़्यादा देशों में गया हूँ, तकरीबन लोगों को संबोधित होने के लिए या लेक्चर डिलीवर करने के लिए। जो पंजाब से बच्चे बाहर गए ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने देश को या माँ बाप को या इस सारे समाज को छोड़कर हम जब बिल्कुल किसी अज्ञात देश में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो कहीं पर एक बहुत बड़ा त्याग होता है। दूसरी बात मेहनत की होती है। इसके सो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर पंजाब के बच्चे या पंजाब के लोग तकरीबन 150 साल से जाकर विदेशों में सेटल हुए हैं, तो उसमें त्याग की भावना भी है और वो मेहनतकश भी हैं। एक बात तो ये देखनी है। अच्छा, दूसरी बात जो सामने आ रही है कि हो सकता है कि अगर पंजाब के बच्चे विदेश में ना होते तो आज पंजाब के लोगों में धार्मिक मान्यताओं की कमी हो जाती। जैसे जो प्रभाव आज आपको दिख रहा है ना, वो सबसे बड़ा प्रभाव है कि जब बच्चे विदेशों में गए हैं और सोशल मीडिया के साथ उनका जो संबंध पैदा हुआ है, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखना शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे हैं उनको देखना शुरू किया। उन बदलावों के सामने उनके साथ जो अलग अलग धर्मों की और मान्यताएं थी उनको स्टडी किया। तो अब से उससे ये हुआ कि एक आपस में एक इंटरकनेक्शन हो गया कि जो बाहर बच्चे थे, मैं कई बार सोचता हूँ कि यहाँ पर जो उनके माँ बाप थे वो धर्म से दूर थे, लेकिन जब उनके बच्चे विदेश में चले गए तो वहाँ पे उनको क्या हुआ कि आपस में बैठने के लिए तो एक जो जगह थी वो गुरुद्वारा ही थे ना, छोटी कम्युनिटी थी, हाँ गुरुद्वारा ही था। तो यहाँ पे वो इकट्ठे होते थे गुरुद्वारे में, तो वहाँ पे धर्म की बातें या धार्मिक मान्यताओं की बात प्रवाहित होती थी, वो बात चलती थी, उनके मन में वो बात वो घर करती गई, और उसी कारण जो परिवार थे उनके साथ भी उनकी धार्मिक जो मान्यताएं उनका आदान प्रदान होने लगा। सो पंजाब के लोग बच्चों, कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चा विदेश चला जाता है तो हम सोचते हैं कि वो अपने सभ्याचार से और धर्म से टूट गया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्ट बात नज़र आ रही है कि बच्चा पंजाब से बाहर जाके धर्म के साथ ज़्यादा जुड़ गया, उसकी जो मानसिकता थी वो धर्म के साथ ज़्यादा गठित हो गई। सो पहली बात तो ये है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो आपको आज दिख रहा है कि जो लोग बड़ी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, उसका बात है कि मेहनत कश बच्चे, उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने अपने माँ बाप को हर तरह की सुख और समृद्धि दी, जिसके कारण वो आज इतने समर्थ हैं कि इस आंदोलन में वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो माइग्रेशन हुई, अब इसका एक अच्छा प्रभाव भी दिख रहा है। उद्योगी साहब, क्या पिछले इतिहास में, पंजाब के इतिहास में मैं बात करूँगा, कभी ऐसी कोई मूवमेंट खड़ी हुई थी किसानों के लिए जैसी मूवमेंट इस समय खड़ी हो रही है? कभी हुआ हो तक ऐसा? देखो 82 में और 83 में, तकरीबन 80 से 83 तक पंजाब में एक मूवमेंट चली जिसमें यही मांगे थी तकरीबन। वो उस वक्त मूवमेंट जो थी ना, क्योंकि सारी भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान में एक थी, तो वो मूवमेंट काफ़ी बड़ा रूप लेगी, जिसमें यही था कि जो किसानों की जो अनाज है उसकी कीमत सूचक अंक के साथ जोड़ी जाए, कि जैसे बाकी चीज़ों की तनख्वाह बढ़ती है, जब बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, खाद की कीमत बढ़ती है, पेस्टिसाइड की बढ़ती है, इंसेक्टिसाइड की जितने % बढ़ती है, उसके साथ जो किसानों का अनाज है उसकी कीमत भी उसी % के उसी अनुपात के हिसाब से बढ़नी चाहिए। सो वो आंदोलन में एक बड़ा रूप ले गया, लेकिन उस आंदोलन के जो आगू थे ना, वो राजनीति से प्रेरित थे और छोटे छोटे राजनीतिक ओहदे लेकर वो बैठ गए। उसके बाद तकरीबन 83 के बाद जो पंजाब में दूसरी जो मूवमेंट थी शुरू हो गई, उसके बाद किसान आंदोलन तो बिल्कुल जो पीछे दब के रह गया। किसान जथेबंदियाँ ज़्यादा हो गई, लेकिन उनका जो दायरा था बहुत छोटा था, ज़्यादा थी दायरा छोटा था, कि छोटे छोटे धरनों में छोटे छोटे आंदोलनों ने उन्होंने अपने आप को कह सकते हैं कि वहाँ पर ही उन्होंने अपने आप को केंद्रित करके रखा। लेकिन अब जब जे दिल्ली की ओर से जो किसान विरोधी कानून आए, तो वो सारी जो जथेबंदियाँ सी उनको एकत्र होने का मौका मिला। हरियाणा ने बहुत अच्छा साथ दिया, राजस्थान ने साथ दिया, और इस साथ के पीछे एक और बहुत बड़ी चेतना है कि बहुत लोग डिमोनेटाइजेशन से लेकर
धारा 370 तक किसी न किसी तरह के अंदर से पीड़ित थे और उनको भी एक मंच मिल गया कि किसान आंदोलन में तो हम अपनी बात कर ही सकते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, उनका किसान आंदोलन के साथ कोई संबंध नहीं है, पर जब मंच पर संबोधित होते हैं ना, वो अपने दुख को, अपने कष्ट को बयान कर रहे हैं। सो इसका मतलब यही है कि किसान आंदोलन ने बहुत सारे उन लोगों को भी सरकार के एक स्पेस दे दी जिन लोगों के दुख और थे, जिन लोगों के कष्ट और थे, उनका संताप और था। लेकिन ये बात इतिहास में बिल्कुल सच है कि 82 और 83 के बाद किसान आंदोलन इस रूप में पहली बार देखने को मिला। 1982-83 की बात आप कर रहे हैं। से इससे पहले कभी, आज़ादी से पहले का कोई आपको रेफरेंस याद हो? जैसे कुछ लोग बात करते कि 1909 में चाचा जो भगत सिंह के चाचा ही थे, हाँ, पगड़ी वो सवाल वाला जट्टा जटा, के हाँ। आंदोलन की बात तो आती है, लेकिन इतना बड़ा वो व्यापक नहीं था। एक मूवमेंट तो थी जिसमें सस्टेनेबिलिटी थी, जो सस्टेन कंटिन्यू प्रोसेस था कि लगातार उन्होंने जितना समय रहे उन्होंने लिटरेचर भी बांटा, लिटरेचर भी छापा, सरकार के साथ संघर्ष भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों की शमूलियत उसमें नहीं थी। सर, आप जैसे स्कॉलर्स का काम होता है कि आप लिखते रहें, पढ़ते रहें, समाज को नई दिशा देते रहें, बताते रहें कि पहले क्या हुआ था और आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं। इस समय दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पूरे पंजाब में हुई। एक तो जो कलाकार है, मतलब कला एक बड़ा सशक्त माध्यम होता है अपनी बात रखने का। कलाकार आए, पहले पंजाब के कलाकारों पे आरोप ऐसा लगता था कि लच्चर गाने गाते हैं, ख़राब गाने गाते हैं। पिछले 2-3 महीनों में कोई ऐसा गाना नहीं आया, हिम्मत भी नहीं हुई होगी किसी की, अगर किसी का होगा भी प्रोजेक्ट तो। और वैसे आए तो कुछ ऐसे भी आए जिनको बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया, जो किसानी संघर्ष के गाने निकले। और दूसरा, रिसर्चर्स और जिन्हें अलंकृत किया था सरकारों ने, उन्होंने अपने मेडल वापसी की और बिल्कुल किसानों के समर्थन में खड़े हुए। तो आपको लगता है कि ये पंजाब का हर तबका इस समय उठा है इस आंदोलन के साथ? क्या पूरे पंजाब में बदलाव आपको लगता है? हाँ बिल्कुल रजत, सारा ही तबका उठा है और पंजाब में बदलाव भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कलाकार है, अदाकार है, एक्टर है, जितने भी इस संघर्ष में शामिल हुए ने, उनके सर पर एक जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी पड़ गई है। मैं देखता हूँ, आपने भी तो देखा होगा ना, आप देखते हैं कि पंजाब में जो किसी भी कलाकार का गाना हिट होता था तो वो पंजाब में नहीं, उस पर बाहर के लोग भी नाचते थे, वो चाहे वो पंजाबी नहीं जानते थे लेकिन उस पर वो नाचते थे। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो लोग पंजाबी नहीं है लेकिन वो कंवर गरेवाल के गाने बोलते हैं, दिल्ली है तेरी हल्क चफाना, है ना। उनको शायद समझ भी नहीं होगी हल्क क्या होता है, रफाना क्या होता है, ये नहीं पता होगा। इसका मतलब कि आम जो लोगों की जन मानसिकता, उसको जो गायक की जो गायन शैली है वो बहुत प्रभावित करती है। लेकिन इसमें शमूलियत है जो उनकी, जो छोटी बात नहीं है, जो बड़ी बात इसलिए है कि जब हम पंजाब की गायकी की बात करते तो यही कहते थे अनैतिकता है, लच्चरता है, अश्लीलता है, ये सभी बातें की जाती थी कि इनके गानों में ऐसी बातें हैं जो कि हम सभ्य समाज में अच्छी नहीं समझते। लेकिन जितने भी कलाकार अब इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं, वो अब सारी उम्र ऐसे गाने को या ऐसी गायकी को प्रमोट नहीं कर सकते जो कि समाज की नैतिक धारणाओं के बराबर ना हो। पहली बात, उन पर उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, एक जिम्मेवारी भी उनके सर पर आ गई। दूसरी बात, जो स्कॉलर हैं, जो जितने भी एक्टिविस्ट हैं, यहाँ तक कि जिन लोगों को, जैसे मैंने वैसे ही एक गुरनाम सिंह बैठे थे तो हमने एक मीटिंग करनी थी भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी के साथ। वो मीटिंग तो यही कर रही थी कि दलित समाज को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। तो वो जो गोदी मीडिया था, उनका टाइटल था किसान यूनियन ने खालिस्तानी इतिहासकार के साथ। सो मेरा तो कोई संबंध भी नहीं था, मैं तो सिख इतिहास की बात करता हूँ। सो ऐसी जो टैगलाइन आप पर बनाई जाती है, लेकिन इससे हो क्या रहा है कि जितनी वो ऐसी टैगलाइन बना रहे हैं हमारे साथ, तो हमको इस संघर्ष के साथ और जोड़ रहे हैं। सो जितने भी लोग हैं, सिख स्कॉलर हैं, सिख चिंतक हैं, सिख विद्वान हैं, या जितने भी रोशन दिमाग लोग अब इस किसानी संघर्ष के साथ जुड़ गए हैं, उनकी कोशिश यही है कि आगू प्रणाली तो यही रहे, किसान जथेबंदियां ही संघर्ष की अगुवाई करें, लेकिन हम जितना भी इनको साथ और सपोर्ट दे सकते हैं वो दें। हम पर जिम्मेवारी भी पड़ गई है। ठीक है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने बात कही कि अब शायद मुझे लगता है कि जो नैतिक चिंतन भी लोगों के अंदर बढ़ेगा। जो पहले गाना दारू पर या हथियार पर गाना, असला पे वही गाने सिंगर गाते थे, मुझे नहीं लगता आज के बाद वो कभी दोबारा जाएंगे तो दोबारा वैसा गाना गाएंगे। नहीं, बिल्कुल एक जिम्मेवारी पड़ गई ना कि जाएंगे तो लोग कह सकते हैं कि अंदर में भी बात आएगा और लोग भी इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे कि आप क्या पहले क्या कहते थे, आप क्या कह रहे हो। तो जैसे हमने अगर बीर सिंह का गाना आया था मिट्टी दे पुत्रों वे, उसमें बहुत बड़ी बात थी कि जब स्टेट की पॉलिसी आपका शस्त्रधारी संघर्ष की नहीं है, वो हमारे पर गोली नहीं चलाना चाहते, अगर वो नीति के साथ हमें ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको भी नीति के साथ ही उनका मुकाबला करना चाहिए। सो जितनी भी अब नीतिगत बातें हैं, जो नीति सूत्र है जो अब पंजाब की गायकी में आ रहा है, उसको बरकरार तो रखना पड़ेगा इनको, पॉलिसी मैटर्स को। ठीक है सर, आपका काम आरएसएस पर रहा है। आप इस समय वैसे तो आरएसएस की जो लाइन है, जो स्वदेशी जागरण मंच की लाइन है, उनकी भी लाइन नहीं है कि बड़ी कॉरपोरेट को नहीं चाहते कि उनकी एंट्री किसी भी
ऐसे मामलों में हो जो स्ट्रेटेजिक रूप से जुड़े हों, और उनका लगता है कि जो जागरण है, जो इंडिया की जो इकॉनमी मॉडल है वो स्वदेशी का होना चाहिए। लेकिन कोई बड़ा इंटरवेंशन अभी तक नहीं देखा। बैकडोर में मोहन भागवत की बात नरेंद्र मोदी से हो रही हो तो वो मसला अलग है, लेकिन सामने आकर किसी ने ये नहीं कहा है कि इन कृषि कानूनों का उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, या प्रत्यक्ष रूप पे ऐसी कोई बात कही नहीं है। आपके पंजाब में जो भाजपा के नेता हैं या आरएसएस से जुड़े लोग हैं, वो सरकार का और किसानों के बीच हो रही बातचीत का पुल बने हुए हैं एक तरह से। तो आपका काम, आपने आरएसएस की को अच्छे से पढ़ा है, उनके बारे में जाना है, आपको क्या लगता है बेसिक तासीर क्या, और आपकी समझ में क्या राजनीति उनकी चल रही है इस समय? देखिए रजत, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जब मैं आरएसएस पे स्टडी कर रहा था ना, तो अखिल भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद और इसके साथ ही जो उनका स्वदेशी जागरण मंच था, मुझे ऐसे लगता था कि ये लोग तो कभी भी जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके साथ सहमति कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो खुद ये बात करते हैं कि अपना ही जो हो अनाज हो, अपना सामान हो, अपनी दुकान हो, आप ही बेचिए, अपना ही ग्राहक हो, कि ये तो खुद इस बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रसारित करते हैं। लेकिन अब जब मैं एजेंडे की तब्दीली की बात करता हूँ, तब इनका एजेंडा ये हो सकता है कि स्वदेशी जागरण मंच से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया जा सकता है। अब उनके हाथ में राज सत्ता है, और उस राज सत्ता को बरकरार रखने के लिए उनको ये तो पता लग गया संघ को कि अगर हमने हिंदुत्व की बात को आगे, सारे अखंड भारत का जो सपना वो देखते हैं कि इसको हिंदुत्व के दायरे में अगर इसको आपने पूरा करना है, तो हमें राजनीतिक सत्ता की ज़रूरत है। राजनीतिक सत्ता की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको आर्थिक वसीले वो पैदा करने पड़ेंगे। और इसके बाद ये बात नहीं कह सकते कि जो पहले हमारी सरकारें थी उनके कॉरपोरेट घरानों के साथ संबंध नहीं थे, लेकिन उनके संबंध केवल और केवल वोट बैंक तक सीमित हुआ करते थे। लेकिन जैसे अब बीजेपी के कॉरपोरेट घरानों के साथ संबंध पड़े हैं ना, कि किसान की मौत हो रही है, वहाँ पर तो कोई शोक नहीं जताया जा रहा, लेकिन अंबानी के घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी खुद जा रहे हैं। जो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि पारिवारिक रिश्ते कॉरपोरेट घरानों के साथ थे, वो आरएसएस को बनाने इसलिए पड़े कि उनको ये पता है कि अगर एजेंडे को लागू करना है तो राजनीति की ज़रूरत है, राजनीति में अपने आप को एस्टैब्लिश रखना है तो पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है तो कॉरपोरेट सेक्टर जो उनके साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। सो मुझे लगता है कि वो अपने वो एजेंडे से तो बिल्कुल दूर चले गए। अब जैसे पंजाब में हुआ था ना कि जो अकाली दल बादल है वो श्रोमणी कमेटी के ऊपर चला गया था, अब ऐसे लग रहा है कि जो मोदी और शाह की जोड़ी है ना वो संघ की नीतियों के ऊपर है, अब संघ इनके अधीन हो गया, ये संघ के अधीन नहीं रहे। सो उसके इनके चलते हुए जो संघ को भी एक कारपोरेट सेक्टर का हिस्सा बनना चाहता, आज तो मैं यही कहूँगा कि वो एक, जैसे पहले कहते थे ना एक सभ्याचारक संगठन है, अब तो मैं कहूँगा कि वो एक कारपोरेट संगठन है, सनतकारी घराना बन चुका है। तो वो अपनी अब नीतियों से बिल्कुल दूर है, जितना मैंने उनको स्टडी किया है। उद्धव साहब, बड़ा स्ट्रक्चर है आरएसएस का, और हर समय ये बात जानते हैं लोग, और ये मानने लायक बात भी है कि भाजपा कहीं चुनाव लड़ती है उसके पीछे संघ की बहुत मेहनत होती है। संघ का एक जो विस्तार है उसका लाभ भाजपा को मिलता रहा है पिछले लंबे समय से। तो पंजाब में संघ की स्थिति को इस समय कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब अकाली और भाजपा का गठजोड़ पंजाब में था, तो पंजाब में जो संघ की शाखाओं की गिनती है वो 700 से तकरीबन 900 तक डेली चली गई थी, डेली शाखाएं इतनी लगती थी। जब ये संबंध टूटे हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि संघ या भाजपा पंजाब में अपने बल पर राजनीति पर काबिज नहीं हो सकते, उनको किसी के साथ तो कह सकते हैं कि टाई अप करना ही पड़ेगा। अब उनकी कोशिश तो है कि जो दुआबे में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियों के साथ संबंधित हैं, उनके बसपा का दुआबे के इलाके में बसपा को कुछ सीटें मिल जाती हैं, वोट शेयर है उनका वहाँ पे। कांशीराम भी उसी इलाके के आसपास से आते थे। कांशीराम का ग्रुप वो तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे संप्रदाय डेरे हैं जिनके साथ सिखों का थोड़ा क्लैश है, तो वो संघ के खेमे में जा सकते हैं। लेकिन ये संघ को पता है कि वो अपने बल पर या अपने बलबूते पर पंजाब की राजनीतिक सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। सो इसलिए अब वो दूसरा विकल्प तो ढूंढ ही रहे होंगे, लेकिन जब तक उनके बादल दल के साथ जो राजनीतिक संबंध रहे हैं, उन दिनों में जो संघ का जो आधार है पंजाब में बहुत बड़ा था, लेकिन अब वो कम होता नज़र आ रहा है। सर, आरएसएस का जो आधार है आपने कहा कम होता आ रहा है वहाँ पे, आरएसएस का आपको किसी भी तरीके से लगता है कि जैसे उनकी कोशिश रहती है, संघ मानता है मोटे तरीके से कि जो हिंदुज़म की ही एक एक्सटेंशन है, सिखिज़म या जैनिज़्म या बुद्धिज़्म उसी की एक्सटेंशन है, उसी तरीके से उसे पेश करने की कोशिश भी करते हैं। तो इसका विरोध भी हमने देखा है, कितना विरोध होता है। अमृतसर के मुझे किस्से अभी पिछले कुछ दिनों में जो हुई चीज़ें वो हैं, या फिर जो इंचार्ज थे उनके पंजाब के, उनकी हत्या हुई थी तो उसमें भी बात आई थी कि नहीं इसका खालिस्तानी कोई एंगल है। तो जब ये सब बातें आती हैं तो
उस पर रिप्लाई आपका क्या होगा, सिख स्कॉलर होने के नाते, हिस्टोरियन होने के नाते, उस पर आपका रिप्लाई क्या होगा? देखिए रजत, जो उनकी स्ट्रेटजी होती है ये वाली। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने को और हैं और खाने को और हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। एक तरफ तो 86 में संघ का पैम्फलेट आया था, सिख आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदू सोसाइटी, दे आर नॉट ए सेपरेट नेशन। तो एक तरफ तो ये बात की जाती है कि जो सिख है वो हिंदू धर्म की एक संप्रदाय, वो कोई अलग कौम नहीं है। लेकिन जब हमने किताबों के ज़रिए, लेक्चरों के ज़रिए, व्याख्यानों के ज़रिए ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, हम तो सेपरेट नेशन है, एक अलग कौम है, ये बातें ऐसी मत करूं, तो उसके साथ ये हुआ कि उन्होंने भी 3-4 जो संघ के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने उनका जो बयान है कि ठीक है, मानते हैं कि सिख एक अलग नेशन है, एक अलग कौम है, लेकिन फिर भी बार बार उनकी जगहों में या उनके जो जितने भी अधिवेशन होते हैं या सम्मेलन होते हैं, उनमें भी ये बात चलती है कि जो सिख हैं वो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि अगर हम हिंदू धर्म का हिस्सा, जैसे एक संघ के प्रचारक थे, मेरी उनके साथ बात हो रही थी, बोले थे कि सिख तो हिंदू धर्म का सुधरा हुआ रूप। तो मैंने कहा फिर आपको बिगड़ा रहने की क्या ज़रूरत है, आप भी सुधर जाइए, जहाँ मैं सुधरा रूप हूँ तो आप सुधरा रूप को धारण कीजिए ना। अगर आप कहते हैं कि सिख हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो फिर जो जेब किसान मूवमेंट है, इसको खालिस्तानी लहर के साथ क्यों जोड़ा जाता है? फिर तो हम आपका हिस्सा है ना, तो फिर आप भी खालिस्तानी है। अगर सिख खालिस्तानी है, आपका हिस्सा है, आपके धर्म का संप्रदाय है एक, तो फिर हिंदू भी खालिस्तानी है। फिर तो ये सोचना पड़ेगा ना। दरअसल बात क्या है कि यहाँ पर उनको राजनीतिक तौर पर किसी के साथ अपने को टाई अप करके वोट बैंक को बढ़ावा देना होता है। वहाँ पर तो ये बात करते हैं कि आप भी हमारे भाई हो, धर्म का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर उनको ये लगता है कि हमारा बहुत वोट बैंक नीचे से खिसक रहा है, तो वहाँ पर बदनाम करने के लिए कहते हैं कि सिख तो खालिस्तानी है, जो तो पाकिस्तान के एजेंट हैं। सो वो ऐसी बातें हमेशा करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आम जन मानसिकता पर कोई नज़र नहीं आता। सर, आपने पंजाब घूमा है अलग अलग इलाकों से, और यहाँ पे भी आप मिलते रहते होंगे किसान नेताओं से। कांग्रेस और भाजपा को या अकाली दल पे यकीन तो यहाँ पे किसी जो आम लोग पहुँचे वो किसी को नहीं है, मतलब मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला। अगर अब तक कोई राजनीतिक आगू इस संघर्ष की अगुवाई कर रहा होता, तो उसने इस संघर्ष को केंद्र के साथ मिलकर तार-पीड़ो कर दिया होता। सो आप यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि पंजाब के लोगों का पंजाब की राजनीतिक पार्टियों के साथ एक बहुत बड़ा टकराव है। लेकिन इसको समझने के लिए हमको जो वोट के दिन है, उनका इंतज़ार करना पड़ेगा कि बहुत बड़े जो लोग जहाँ पे आए हुए हैं, वो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का ही कैडर। सो जहाँ तो ये किसान जथेबंदियाँ हैं, कोई अपना कोई राजनीतिक मंच बना लें, तो फिर तो हो सकता है कि किसी वोट बैंक को उन राजनीतिक पार्टियों से, खेमे से बचाकर अपने में शामिल करने में कामयाब हो लें। लेकिन अगर आप ये समझें कि ये सारी जो पार्टियां जाकर उन राजनीतिक जो लोग हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। उद्योग साहब, 32 जत्थेबंदियां हैं, आपको लगता है कि कभी कोई ऐसी संभावना बनेगी कि इकट्ठी होंगी 32 जत्थेबंदियां? मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, एक पेज पे आना बड़ा इसमें मुश्किल काम है। अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक तो सरकार ये भी कहती है ना कि आप आपस में सलाह करके अपने ही चुने हुए 5 व्यक्ति भेज दो, तो 3-3 दिन गुजर जाते हैं, इनसे 5 व्यक्ति वो चुने नहीं जाते। वे भी अच्छी बात है कि वो 5 नहीं चुनते, 32 ही जाते हैं। 5 जाएँ तो हो सकता है कि बाकी संस्थाओं में एक ये बात चली जाएगी कि पर्दे के पीछे समझौता कर लिया, अविश्वास की भावना जाग गई। लेकिन इनका इकट्ठे रहना जो है, उसके पीछे भी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि लोगों की जो जागी हुई मानसिक चेतनता है, वो इनको अलग नहीं होने दे रही। वो लोगों की शक्ति है जो इनको इकट्ठा रख रही है। अगर किसी एक व्यक्ति के पास संघर्ष का सारा नेतृत्व होता, तो मेरे ख्याल से ये संघर्ष अब तक ख़त्म हो चुका होता। ये लोगों की शक्ति है। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगा आपके। जो इतने सालों की पंजाब की नब्ज़ है, पंजाब का की जो तासीर है 500-600 सालों की, वो इस आंदोलन में आपको कैसे दिख रही है? कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके। रजत, सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब के लोगों में एक ये अभाव जन्म ले गया था ना कि शायद केंद्र के खिलाफ अब हम संघर्ष कर ही नहीं सकते, उस आंदोलन ने उस भ्रम को ख़त्म कर दिया। लोगों को ये महसूस हुआ है कि अगर केंद्र की सरकार किसी तरह से भी लोक हितों के खिलाफ कोई भी फैसला करती है, तो पंजाब के लोगों में वो चेतनता है कि वो स्टेट का मुकाबला कर सकते हैं। इससे मुझे सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आ रही है। सर, एक और यहाँ पे एक बात और भी कही गई थी कि हम दिल्ली कई बार जीत चुके हैं और दोबारा जीत लेंगे, हमारे लिए दिल्ली जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो उसका क्या हिस्टोरिकल रेफरेंस है? बिल्कुल रजत, ये भी एक सांकेतिक बात है कि बाबा बघेल सिंह के समय सिखों ने बहुत बार दिल्ली को जीता, और जितने भी आप सिखों के गुरुद्वारा साहिबान आप नज़र आते दिख रहे हैं,
वो सभी वही गुरुद्वारा साहिबान है जिनकी शनाख्त और निशानदेही उसी वक्त की गई और दोबारा उनकी तामीर और उसारी तो जी वो करवाई गई। सिखों ने दिल्ली पर राज नहीं किया, जीता बहुत बार है। उसका मतलब ये था कि निशाना राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति नहीं था, क्योंकि पंजाब में ही तो वो अपना राजनीतिक प्रभाव जो वो बना रहे थे। अब भी निशाना यही है दिल्ली को जीतना, कि दिल्ली को झुका देना, कि वो अपने जो ये कानून है किसानों के खिलाफ उनको वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए। तो इसी को आप समझें कि दिल्ली फिर जीती जाएगी इसी तरह अगर सरकार को हम मजबूर करते हैं। हाँ। तो हमारे साथ थे उद्योगो साहब, जो बात कही आपने इससे पहले भी ललन टॉप पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ में लोगों ने, आम किसानों ने कहा कि हम दिल्ली को जीतेंगे, सबक सिखाएंगे। तो जो दिल्ली को जीतने की बातें थी उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हैं जो घूम फिर कर इस किसान आंदोलन में आपको देखने को मिलते हैं। आपसे आपको रूबरू कराया हमने कि पंजाब के इतिहास और सिख इतिहास में किस तरीके से ये किसान आंदोलन गुथा हुआ है, वहाँ से किस तरीके से प्रेरणा मिलती है लोगों को यहाँ पे, जिसका जिक्र आप बार बार उनके मुंह से सुनते हैं। जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक पहुँचाता रहेगा। मैं रजत हूँ, मेरे साथी जेरी के साथ इस समय सिंघू बॉर्डर से। शुक्रिया।